अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या भी असली जनता का भगवान का सेवक जीता है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों, देश में चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं और चुनावों के रिजल्ट इस बार बड़े ही अप्रत्याशित रूप से सबको सरप्राइज करने वाले आए हैं। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। किसी भी अकेले पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जनता जनार्दन ने पूरा विश्वास नहीं दिखाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ मिलकर, एनडीए अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, यानी साफ है कि एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे बड़ा जो शॉकिंग जो था वो था कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा को करारी हार मिली 2014-2019 की अपेक्षा में, वो बड़ा ही अप्रत्याशित था। और खासकर अयोध्या के अंदर आप जरा सोच के देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी 1984 से राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और फाइनली 2024 में राम जन्मभूमि का मंदिर बनाती है, 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करती है, विकास कार्य भी करती है, कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए, मंदिर का सवाल है, सोच के बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा। उसके बाद भी अयोध्या के अंदर वो चुनाव हार जाती है। खत्म। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी किन कारणों की वजह से चुनाव हारी। क्यों नहीं हिंदू वोटर्स ने राम मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपना विश्वास नहीं दिखाया। अयोध्या जो है वो फैजाबाद की लोकसभा सीट के अंदर आता है और वहां से 2 बार के लोकसभा के जो मेंबर थे उनका नाम था लल्लू सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार थे। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। उनके अपोजिशन में थे अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से वहां पर हार और उनको करारी शिकस्त दी। क्या थे मेन कारण? बेसिकली 5 प्रमुख कारण थे। तो ये जो कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, एक रैली के अंदर उन्होंने बोल दिया 13 अप्रैल को कि अगर हम सरकार में आए, 400 पार हम लोग किए तो हम लोग संविधान बदल देंगे। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम होंगे। सरकार के 272 तो भी बन जाती, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, संविधान बदलना अब अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर यूपी जैसे राज्य में जहां पर कास्ट और रिजर्वेशन के ऊपर पूरी राजनीति आधारित है। फैजाबाद, गोंडा, अकबरपुर, अयोध्या, इस प्रकार के ग्रामीण इलाकों के अंदर इस बात को बहुत भरमाया गया कि अगर भैया बीजेपी वाले आए, क्योंकि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, तो जितने भी SC, ST और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इनके जो रिजर्वेशन है, जो इनके राइट्स हैं, वो सब कुछ बदल देंगे। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी लहराते हुए पिछड़ों और दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण खत्म होने का डर दिखाते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अपोजिशन पार्टियों ने इस बात को गांव-गांव, नगर-नगर, हर जगह पर इनको इसका प्रचार किया और इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको ये हुआ कि इनके जो खुद के जो ओबीसी वोटर्स थे,
खुद के इनके जो एससी वोटर जिन्होंने 2019 में जिन्होंने वोट दिया था बीजेपी को, इस बार किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। दूसरा ये भी कारण था दोस्तों कि जो अवधेश प्रसाद वो एक एससी कम्युनिटी के एक कैंडिडेट थे, जिनके ऊपर एससी एसटी ने भरपूर विश्वास किया, उनको वोट दिया। ओबीसी कम्युनिटी ने भी उनको वोट दिया, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उनको वोट दिया। तो यहाँ हमने देखा कि लल्लू सिंह के एक लूज स्पीच की वजह से एक बहुत बड़ा उनका जो वोट बैंक था वो खिसक कर इंडिया अलायंस यानी कि अवधेश प्रसाद के पाले में आ गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब से वहां पर भूमि पूजन का कार्य वहां पर प्रारंभ हुआ, अयोध्या में 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है डबल इंजन की सरकार ने कराया और 2 लेन की सड़कों को 8 लेन बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया, वहां पर रेलवे स्टेशन बनाया गया। विकास के बहुत कार्य वहां पर किए गए। अब विकास का कार्य करना जमीन चाहिए। जमीन लेने के प्रोसेस में कई दुकानों को तोड़ा गया, करीब आंकड़ों के हिसाब से 4,000 दुकानों को तोड़ा गया। इससे लोकल लोग बहुत नाराज थे। लोकल लोगों की नाराजगी थी कि भाई हमारे दुकान को तोड़ा गया, प्लस जो बात की गई थी कि भाई दुकान तोड़ने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा और नई दुकान दी जाएगी। ये प्रॉमिस तो सरकार ने किया, पर ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारी जो कार्य करने वाले थे उसमें बड़ा धांधली हुई, बहुत करप्शन हुआ। और गवर्नमेंट भाजपा सरकार ने जो कहा था कि हम दुकान बदले दुकान देंगे, उचित मुआवजा देंगे, वो उसको पूरा नहीं दिए, जिसका दुष्परिणाम है कि यहाँ का व्यापारी समाज उनको हटा दिया। कितने समय से वो दुकानें लोग कर रहे थे और फिर क्या रोजगार फिर दोबारा उनका खड़ा हो पाया? जो यहाँ पर दुकानें हैं किराए पर हैं, आज नहीं पुश्तैनी दुकानदार है, एक कुछ दो कुछ चौथी पीढ़ी जी, चौथी पीढ़ी लगा सोचिए 60 साल 70 साल पुरानी दुकानें हैं और लोगों में ऐसा ही 1 लाख रुपया नामिनल मुआवजा देकर बेदखल कर दिया गया। अब वो जाए कहाँ जाए? ये वो व्यापारी हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि विकास तो हुआ लेकिन उनका विकास नहीं हुआ और जो रोजगार था वो भी हाथ से चला गया और जो मुआवजा मिला वो इतना था कि उसको जो दुकान थी उसको तोड़ के बनवाने की स्थिति में नहीं था, कितना मुआवजा जो था, और रोजगार तो खड़ा कर लेना दूर की बात। जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में विकास कार्य हो रहे थे, 8 लेन सड़कें बन रही थी, अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा था, बड़े ही स्मार्ट सिटी बनाने का इसको कार्य किया जा रहा था दोस्तों। उसकी वजह से हमने देखा कि कई बार ट्रैफिक को जो रूट को चेंज किया गया, प्राइवेट व्हीकल्स के एंट्री पर बैन लगाया गया, लोगों को पैदल चलना पड़ा, और जो बस जो आती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली वो भी लोगों को फ्रीली नहीं मिलती थी क्योंकि ट्रैफिक को चेंज किया जा रहा था। यहाँ के लोगों को अपने घर में कैद रखना, यहाँ की गाड़ी 4 व्हीलर नहीं आने जाने देना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब वीआईपी के आए दिन रास्ता बंद, आए दिन वीआईपी के रास्ता बंद, आम पब्लिक परेशान है वीआईपी से, कुछ कारण इनका में नहीं हारने का अध्यक्ष को छोड़ने में। और अचानक से वहां पर जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम हुआ दोस्तों, वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें कई प्रकार के चेंजेस लाए गए, सिटी को चेंज किया गया, ट्रैफिक रूट को बहुत ज़्यादा बदला गया, तो लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। उन्होंने कहा हमें गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा है, ई रिक्शा के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अयोध्या के लोग ये नहीं समझ पाए दोस्तों कि ये जो सड़कें जो बन रही हैं, जो सरकार ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनके लिए कर रही है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो सकता है, जब तक कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा होता तब तक थोड़ा दिक्कत होता, बट एक बार बन जाने के बाद फायदा किसको होता? उन्हीं को होता। बट ये अयोध्या के वोटर्स दोस्तों कैलकुलेट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है, ये सरकार बहुत नाटक कर रही है, दुकान छीन रही है, वो दुकान छीन रही है, मुआवजा नहीं दे रही है, पैदल चलना पड़ रहा है, हटाओ सरकार। ये जो यूपी वाली मेंटेलिटी है, ये जो यूपी का एक खास ईगो है कि सरकारें बदल देंगे हम लोग, ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमने देखा कि अयोध्या के अंदर वहाँ के लोकल जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। बिजनेस ओनरों की नाराजगी, ऐसा कई बार दिखाया जा रहा था कि बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, 5-5 लोग श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं और बहुत फायदा हो रहा है अयोध्या का, बट लोगों की नाराजगी ये थी कि भाई इसमें जो फायदा हो रहा है वो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ओबराइज आ गए हैं, टाटाज आ गए हैं, यहाँ पर अपना होटल खोल रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है। प्लेयर्स तो बड़े वाले हैं, दर्शन करने में बाहर के लोग आ रहे हैं, बिजनेस करने में बाहर वाले आ रहे हैं और लोकल लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हटाओ इनको, दूसरे पार्टी को वोट। लोग जो हैं शॉर्ट टर्म अपने पर्सनल इनकन्वीनियंस को लेकर लॉन्ग टर्म के बेनिफिट को नहीं देख पा रहे हैं, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि हिंदूज को एक मायोपिक मतलब दूरदृष्टि उनके पास नहीं है, एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ उन्होंने नेशनल मुद्दे के इलेक्शन में उन्होंने अपना वोट डाला। दूसरी बात, उनके लिए कास्ट, उनका रिजर्वेशन, उनके लिए पैसा, उनके लिए फ्री सर्विस, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं रैदर दैन जो सिविलाइजेशनल मुद्दे थे राम मंदिर जैसे मुद्दों के ऊपर।
उन्होंने बोला राम मंदिर बन गया, बट हमें यार सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, क्या फायदा राम मंदिर बनने का। ये मेंटालिटी दोस्तों में अयोध्या के अंदर देखने को मिला। इस बात से दोस्तों हम ये भी समझ सकते हैं कि हिंदू कम्युनिटी को 1000 सालों तक कैसे गुलाम बनाकर रखा जाए। 800 सालों तक मुगलों के द्वारा, 200 सालों तक अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ने हमेशा अपनी नाक देखी, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट को हमेशा वरीयता दी। उन्होंने ये देखा कि पूरी कम्युनिटी के साथ क्या होगा। तो अयोध्या ने बोला कि भाई ठीक है, 1990 में हो सकता है किसी पार्टी ने गोली चला दी हो, 200 कार सेवक मारे गए हों, पर उसी पार्टी को हम 2024 में वोट देकर जिताएंगे, क्योंकि हमें अपना कास्ट, अपना रिजर्वेशन, अपना फायदा देखना है। हिंदू हितों की बात भाड़ में चूल्हे चौकी में जाए। चौथी बात कि कास्ट, वाइन और मनी के लिए हिंदू किसी भी पार्टी का झंडा उठा सकता है, किसी को सपोर्ट कर सकता है। ये हमें इस अयोध्या के इलेक्शन से समझने में आता है। अगर हम इसी बात को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखने का प्रयास करें ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। करीब 6% मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और 2014 से अगर हम बात करें, जब से मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद से 14.2 मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 31% ऑफ टोटल गवर्नमेंट हाउसेस बिल्ड फॉर मुस्लिम, 33% of total Kisan Samman Nidhi was given to Muslim, 37% of LPG connection was given to Muslim, 36% of Mudra loan has been given to Muslim. In government services under Congress government, 4.5% Muslims are there, but in BJP government it was increased to 10.5%. 5 crore Muslims have been given a scholarship under Modi government. My point is that despite of taking so much benefit from Modi government, सिर्फ 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये एक हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है कि उनका एजेंडा क्लियर था कि हमें वोट लेना है, फायदा लेना है, वोट किसी और को देना है। देती हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहाँ पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। और हिंदू कम्युनिटी में हमने देखा कि भाई जाति, रिजर्वेशन, ये फलाना, ये ब्राह्मणवाद, बनियावाद, ठाकुरवाद, इसके नाम पर लोगों ने अपने सिविलाइजेशनल, अपने हिंदू हितों को छोड़कर उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट दिया है। दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। इन मुद्दों को देखकर दोस्तों अगर एक कंक्लूजन 2 लाइन में दिया जाए तो ये बात है कि 2014 के बाद से सब लोग बोल रहे हैं कि हिंदुज्म बनना कूल है, फैशन है, सनातनी, इंस्टाग्राम रील, ब्ला ब्ला ब्ला, अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। बट अगर आपको देखा जाए तो वास्तविकता में क्या सनातनी लोग अपने इमीडिएट फायदे को देख रहे हैं। उनको हमें भाई शराब मिल जाए, हमें रिजर्वेशन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमारे खड़ंजा बन जाए, भाड़ में जाए, राम मंदिर गया तो उससे हमें क्या फायदा। तो सिविलाइजेशनल मुद्दे, धार्मिक मुद्दे लोगों की वरीयता में कभी आते ही नहीं हैं। उनके लिए लोकल इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनका पर्सनल फायदा, उनका पर्सनल इंजॉयमेंट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविकता में किस काम के सनातनी? अगर आपको सनातनी बनना है दोस्तों, वास्तविकता में अगर आपको हिंदू बनना है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है एक ऑथराइज वैदिक संप्रदाय के मार्गदर्शन में रहते हुए वैदिक नॉलेज लेना, डेली बेसिस पर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म करना। अदरवाइज दोस्तों हम इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारे लिए हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमारे लिए हमेशा वरीयता होगा, रादर देन ओवर ओरिजिनल धार्मिक इश्यूज एंड धार्मिक कॉजेस। तो आज अयोध्या में जिस प्रकार का जो रिजल्ट हमने देखा, आपको क्या लगता है कि कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हिम्मत करेगी मथुरा के लिए बात करने के लिए, काशी के लिए बात करने के लिए? लोग कहेंगे भाई सिविलाइजेशनल मुद्दों के लिए आप बात करोगे, आपको वोट को नहीं देगा, लोग आखिरी में वोट देंगे कास्ट, रिजर्वेशन, दारू के नाम पर कितनी फ्री सर्विस मिल रही है, कितनी सरकारी नौकरी मिल रही है। तो सिविलाइजेशनल मुद्दे दोस्तों एक हमें देखने को मिल रहा है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर नहीं होगा, तब तक लोग इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे रहेंगे। दोस्तों हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेड वर्कर्स नहीं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, गवर्नमेंट की फ्लॉ। उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्राइम के मामले में लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ा अच्छा कार्य किया। बट कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर सरकार को कार्य करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर सरकारी नौकरी को लेकर लोगों का विशेष अटैचमेंट है, और 2017 से लगातार यूपी के अंदर एक भी भर्ती ऐसी नहीं आई जहां पर पेपर लीक नहीं हुआ। और इसके ऊपर बातें हुई, योगी जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बट इसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं हो पाया। लोग ये कहेंगे भाई कि हमारा लड़का, हमारी लड़की घर में बेरोजगार बैठे हैं, बीटीसी की कोई वैकेंसी नहीं आ रही, बीएड की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, और राम मंदिर के नाम पर हम कैसे वोट दें? आपने कश्मीर में 370 हटा दिया सर, बहुत अच्छी बात है, पर उसके नाम पर आप अयोध्या में वोट नहीं मांग पाएंगे।
उसके नाम पर आप फैजाबाद में वोट नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के युवक बेरोजगार बैठे हुए। जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट रिव्यू का पेपर था, वो आउट हो जाता है। फरवरी 2018 में यूपी पीसीओ का पेपर आउट हो जाता है। ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट का जो पेपर है सितंबर 2018 में आउट हो जाता है। लखनऊ एग्जामिनेशन यूपी टेट का पेपर 2021 में आउट हो जाता है। पीटी एग्जाम पेपर अगस्त 2021 में आउट हो जाता है। अगस्त 2021 में कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर आउट हो जाता है। सितंबर 11 2021 में नीट का पेपर आउट हो जाता है। फरवरी 12 2024 को आरओ का पेपर आउट हो जाता है। तो समझने की आवश्यकता है कि ग्राउंड पर जो नवयुवक हैं, उनकी जो फैमिली है, वो कभी भी किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे जिनके राज्य के अंदर उनके नौजवानों का, उनके बेटों का भविष्य अंधेरे में दिख रहा हो। तो एक हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि लोकल मुद्दे अलग है, नेशनल मुद्दे अलग है। नेशनल मुद्दों के बेसिस पर आप लोकल इलेक्शन नहीं जीत सकते। को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर आपको चुनाव जीतना है तो उसके लिए आपको ग्राउंड पर उतर कर वहाँ पर कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। और जैसे कि हमने वो भी डिस्कस किया दोस्तों कि जब तक लोगों का कॉन्शियसनेस एलिवेट नहीं होगा तब तक लोग धार्मिक कॉजेज को पीछे रखेंगे, अपनी इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन को आगे रखेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी हम 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, 50% के ऊपर कर देंगे, आप महिलाओं को इतना दे देंगे, फ्री सर्विसेज दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, सब लोग उसकी तरफ खींच चले आएंगे, क्योंकि लोगों का कॉन्शियसनेस पर्सनल एंजॉयमेंट की तरफ है। आप इस बात को मानिए चाहे ना मानिए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मंदिर बने चाहे ना बने, उनको पर्सनल मजे चाहिए, उनको फ्री में राशन चाहिए, बस में फ्री में सर्विस चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए। धर्म आगे बढ़ रहा है, भारत जियोपॉलिटिक्स में कैसा कर रहा है, चाइना से कैसे कम्पीट कर रहा है, CIA के एजेंडे को कैसे डिफीट कर रहा है, लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी कहेगी हाँ हम आपको ऐसा ऐसा फायदा दे देंगे, वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जीतना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो पर्सपेक्टिव हमने आपको प्रेजेंट किया उससे आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे इलेक्शंस में और हमारे जो जनता जनार्दन है उनके बीच में किस प्रकार का एक जो ट्राई एंगुलर जो उनके बीच में लव चल रहा है और इसको समझने की आवश्यकता है, इसको कैसे बदला जा सकता है, इन मुद्दों के ऊपर दोस्तों हमने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी लोगों के साथ, ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, नमस्कार।